तो आज हम शुरू करेंगे हाईवे सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा वन शॉट का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले हिस्ट्री से बात करेंगे कि जो हाईवे की कुछ हिस्ट्री रही है उससे डिस्कस करेंगे। ये रोमन रोड से शुरू हुई थी। सबसे पहले आया था रोमन रोमन रोड्स आई थी। देन आई थी ट्रेसेगेट रोड्स ट्रेसेगेट रोड्स। फिर मेटकाफ आए थे। फिर इसके बाद आए थे टेलफोर्ड टेलफोर्ड आए थे। देन आए थे इनके बाद इसके बाद कौन सी रोड आई थी? मैकेडम रोड। एंड देन इसके बाद आई थी कैलिफोर्निया रोड। एंड इसके बाद मॉडिफाइड कैलिफोर्निया रोड। ठीक है। तो जो रोमन रोड्स थी इट वाज बिल्ट ऑफ स्टोन रॉक्स। थिकनेस जो थी वो 0.75 से लेके 1.2 मीटर थी। ठीक। एंड देन ट्रेसेगेट रोड 1764 में थिकनेस थी 30 सेंटीमीटर। देखिए थिकनेस नहीं बट जो स्लोप है वो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो शोल्डर का स्लोपिंग था वो 1 in 45 था और क्रॉस स्लोप था 1 in 20 था। क्रॉस स्लोप क्या होता है? ये रोड है। ठीक है। तो इसके बीच में जो स्लोप दिया जाता है उसे कहते हैं क्रॉस स्लोप और शोल्डर स्लोप इसके साइड में जो मार्जिन होती है उसमें दिया जाता है। ठीक। तो ट्रेसिकेट में 1 in 45 था शोल्डर स्लोप और 1 in 20 था क्रॉस स्लोप। फिर आए थे इसके बाद टेलफोर्ड रोड विथ थी 9 मीटर। स्लोप थी 1 in 45 की। थिकनेस 17 सेंटीमीटर एट एज एंड 22 सेंटीमीटर इन सेंटर। फिर मैकेडम रोड थिकनेस 25 और जो स्लोप था ये स्लोप होगा। स्लोप जो था वो था 1 in 36 का। ठीक। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि स्लोप घटता चला गया है ओवर द टाइम। ठीक है। फिर बीआरओ क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड 4 क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें से क्लास 9 क्लास 5 और क्लास 3 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो नेशनल हाईवे क्लास 9 क्लास 5 और क्लास 3। क्लास 9 6 मीटर वाइड थी 3 टन कैपेसिटी के लिए। क्लास 5 थी 4.9 मीटर वाइड 1 टन कैपेसिटी के लिए और क्लास 3 जो है वो अराउंड अराउंड 3 मीटर वाइड होती है। इट इज मेड स्पेशली फॉर जीप। ठीक है। फिर कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है कब बना? सीपीडब्ल्यूडी बना था 1854 में। पीडब्ल्यूडी बना था 1855 में। जयकर कमेटी 1927। सेंट्रल रोड फंड 1929। आईआरसी 1934। मोटर व्हीकल एक्ट 1939। सीआरआरआई ये होता है सेंट्रल रिसर्च रोड इंस्टीट्यूशन करके है कुछ। ठीक है। 1950 में बना था ये। देन बीआरओ 1960। हाईवे रिसर्च रोड 1973 में। एनएचएआई का जो शॉर्ट फुल फॉर्म है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 1988 में बना था। फिर कुछ 20 ईयर रोड प्लान काफी बार क्वेश्चन में कुछ एग्जाम में आया है इसके रिसेंटली क्वेश्चंस। तो ये जरूर पढ़ के जाएं। 20 ईयर रोड प्लान इसमें क्या था? फर्स्ट 20 ईयर प्लान 2सेकेंड 20 ईयर प्लान एंड थर्ड 3 20 ईयर प्लान बने थे जिसमें से पहला था नागपुर रोड प्लान जो कि 1943 में बना था 1963 तक 20 साल के लिए था इसलिए। 1943 से 1963 जो रोड की डेंसिटी थी वो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। एक्सप्रेस वे का कोई भी इसमें स्टैंडर्ड नहीं रखा गया था और 5 कैटेगरी में बांटा गया था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर। एमडीआर का फुल फॉर्म होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और ओडीआर जो होता है वो ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। ठीक है। फिर वीआर जो होता है वो विलेज रोड होता है। 5 कैटेगरी में बांटा गया था। रिसेंटली पूछा गया था कि कितनी कैटेगरी में नागपुर प्लान बांटा गया तो आप बताएंगे 5 कैटेगरी में। फिर 2 लाख किलोमीटर का रोड बनाने का प्रपोज हुआ था एंड जो इसका पैटर्न था वो था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। फिर 20 ईयर प्लान जो सेकंड 20 ईयर प्लान था वो
बॉम्बे रोड प्लान था नाम। और ये हुआ था 1961 से लेके 1981 तक। 1961 से क्यों? जबकि ये तो 1963 में खत्म होना था, ये 2 साल पहले खत्म हो गया था नागपुर रोड प्लान। तो बॉम्बे रोड प्लान 1961 से 1981 तक चला था। जो रोड डेंसिटी थी वो 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो एक्सप्रेस वेज था वो 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वेज था। कोई भी कैटेगरी में नहीं बटा था। और जो रोड बनाने का प्रपोज हुआ था वो 10 लाख किलोमीटर हुआ था। फिर थर्ड ईयर प्लान, लखनऊ रोड प्लान बोला गया था इसे। ये 1981 से लेके 2001 तक गया था। 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी थी। 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था। तीन कैटेगरी में बांटा गया था। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी में एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज। सेकेंडरी में स्टेट हाईवेज और एमडीआर। और टेरिटरी में ओडीआर और विलेज रोड्स। 12 लाख किलोमीटर की रोड बनी थी। और जो इसका पैटर्न था वो स्क्वायर एंड ग्रिड था। फिर कुछ फार्मूला, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकालना हो तो एरिया और अपॉन 50 कर देंगे। और किलोमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया। लेंथ ऑफ स्टेट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, एरिया अपॉन 25। और एरिया ऑफ एमडीआर, एरिया अपॉन 12.5। फिर फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो कौन सर्वे जो किए जाते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जो सर्वे किए जाते हैं रोड बनाने में वो होता है मैप, देन रिकनेंसस, प्रिलिमिनरी, डिटेल सर्वे। इसको आप याद सकते हैं MRPL। ठीक है, सर्वे में भी बताएंगे। M से होता है मैप, R से होता है रिकनेंसस, P से होता है प्रिलिमिनरी और L से होता है लोकेशनल सर्वे टाइप होता है। ठीक है। फिर टोटल लेंथ जो इंडिया में है रोड की वो है 7300 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ जाती है 4000 और ईस्ट से वेस्ट 3300 किलोमीटर। ये है रोड का पैटर्न। श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेके सिलचर। ये नॉर्थ में, ये साउथ में, ये ईस्ट में एंड ये वेस्ट में। ठीक है। हमारे यहाँ क्वाड्रिलेटरल, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वो दिल्ली से लेके कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और ये एक चारों मेट्रो सिटी को कनेक्ट करती है। ये नेशनल हाईवे है। दिल्ली से कोलकाता NH2 और कोलकाता से चेन्नई NH5 और चेन्नई से मुंबई NH4 और मुंबई से दिल्ली NH8। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड करते हैं कि टाइप ऑफ ट्रैफिक पे डिपेंड, टाइप ऑफ ट्रैफिक पे कि एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक अगर जो 1500 टन से ज़्यादा है, वही एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक तब कहेंगे जब 600 व्हीकल्स पर डे के से ज़्यादा है तो हैवी ट्रैफिक होगा। एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक होगा जब 250 से 600 होगा। आप इसे उल्टा पढ़े तो ज़्यादा इजी रहेगा ऐसे। ठीक है। लाइट होगा तो 0 से 70। और मीडियम होगा तो 70 से 250। एंड 250 से लेके 600 हैवी ट्रैफिक एंड 600 से ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द वे, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। अगर ऐसे देखेंगे हम लोग, अगर 500 टन से कम है तो लाइट वेट, 500 से 1000 है तो मीडियम, 1000 से 15 है तो हाई, और एक्स्ट्रा हैवी होगा तो 1500 से ज्यादा हो जाएगा, 1500 टन से ज्यादा पर डे। ठीक। फिर टाइप ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, क्या एज होती है? अर्दन रोड्स की 2 साल होती है। WBM की 5 साल। WBM का फुल फॉर्म होता है वाटर बाउंड मैकेडम रोड। वाटर बाउंड मैकेडम रोड। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डाला जाता है और फिर ब्रिक डस्ट या फिर स्टोन डस्ट होती है, उसको डाल के पानी का स्प्रे मार देते हैं एंड देन उसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं, रोड बन जाती है। तो ये WBM रोड होती है। इसकी एज होती है 5 years की, बिटुमिनस की 10 से 15 और कंक्रीट की अराउंड 30। ठीक है। फिर जो रोड की अनइवननेस है उसे नापते हैं बम्प इंटीग्रेटर से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बम्प इंटीग्रेटर। और ऑन द बेसिस ऑफ अनइवननेस ऑफ अ रोड क्लासिफिकेशन करते हैं कि 1500 से कम है तो स्पीड हाई रहेगी और जो पेमेंट सरफेस है वो गुड है।
2500 से ज्यादा तो स्पीड होगी 100 kmph, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है रोड की। और 3200 से ज्यादा है तो पुअर कंडीशन होती है, इस पे अनकंफर्टेबल होता है मूव करना। फिर विथ ऑफ फॉर्मेशन और राइट ऑफ वे क्या होता है, जिसपे रोड जो रोड वाला पार्ट है, कैरेज वे वाला पार्ट है, मीडियन हो गया और शोल्डर हो गया, ठीक है, ये पूरा आता है विथ ऑफ फॉर्मेशन में, विथ ऑफ फॉर्मेशन। फिर साइड में जो मार्जिन छोड़ी जाती हैं, ये सब आता है राइट ऑफ वे में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। देन अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा था कि जो स्ट्रेट कैम्बर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस एक मिनट रुकिए। जो स्ट्रेट कैम्बर होता है, वो प्रोवाइड किया, जो स्ट्रेट कैम्बर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट कैम्बर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है सीसी रोड में, सीमेंट कंक्रीट। और जो पैराबोलिक कैम्बर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है बिटुमिनस रोड में, जो आप देखते हैं अपने घर के आसपास, वो बिटुमिनस रोड में प्रोवाइड किया जाता है। फिर पीडीएफ इतनी धुंधली क्यों है, बिटुमिनस बिटुमिन जो होती है, अब जो वो होता है स्लोप दिया जाता है, जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो बिटुमेन या फिर सीमेंट कंक्रीट रोड में अगर हैवी रेनफॉल है और लाइट रेनफॉल है, हैवी और लाइट के बेसिस पे, अगर बिटुमेन और सीसी रोड है तो 2% प्रोवाइड की जाती है हैवी में, और लाइट में 1.7, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये तो दोनों सेम है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बिटुमेन और सीसी में लाइट में 1.7 और हैवी में 2। और फिर आता है थिन बिटुमिनस, तो उसमें प्रोवाइड किया जाता है लाइट में 2 और हैवी में 2.5, डब्ल्यूबीएम में 3, डब्ल्यूबीएम ग्रेवल और मेटल में लाइट में 2.5 और हैवी में 3, और अदर रोड्स में लाइट में 3 और हैवी में 4। फिर डिमेरिट्स ऑफ एक्सेस कैम्बर क्या होता है, ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ व्हीकल, व्हीकल एक तरफ से झुकने लगती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ व्हीकल। सेंटर लाइन कंडीशंस, जैसे ड्राइवर की एक टेंडेंसी होती है कि वो सेंटर में मूव करे, तो वो टेंडेंसी हिल जाती है, ये भी ड्यू टू एक्सेस कैम्बर की वजह से होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ रट्स, रट्स होता है, क्या होता है कि जो पॉट होल्स टाइप होते हैं, रट्स, क्रैक्स बन जाते हैं रोड पे, वो एक्सेस कैम्बर की वजह से वो भी दिक्कत आ सकती है। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर साइड मार्जिन होती हैं कैरेज वे के बगल में, टू अकोमोडेट व्हीकल्स, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होता है वो 0.5% ज्यादा होता है कैरिज वे से, ठीक। फिर क्रॉस स्लोप प्लेन पे दिया जाता है 0 से 10%, रोलिंग पे 10 से 25, माउंटेन पे 25 से 60, एंड स्टीप पे 60 से ज्यादा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, आर्टेरियल रोड में से 80 किलोमीटर, सब आर्टेरियल में 60, कलेक्टर है तो 50 एंड लोकल है तो 30 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर। फिर रोडवे विथ, जो विथ ऑफ फॉर्मेशन होती है, जो मैंने पीछे बताया था, जो कैरेज वेला वाला सेक्शन होता है जिसमें मीडियन भी इंक्लूड होता है और शोल्डर भी इंक्लूड होता है, तो उसके बेसिस पे प्लेन और रोलिंग और माउंटेनियस एंड स्टीप। सिंगल लेन होगी तो 12 मीटर, डबल है तो 12 मीटर, और अगर यही माउंटेनियस रीजन में होगा तो 6.25, और डबल लेन है तो 8.80। क्या होगा, 12, 12 एंड 6.25 एंड 8, ओके। ये हो जाएगा प्लेन एंड रोलिंग एंड माउंटेनियस एंड स्टीप। फिर और ये है नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे में, सिंगल एंड डबल लेन पे।
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसे एमडीआर बोलते हैं, सिंगल लेन होगा तो 9 मीटर 9 मीटर। एंड मोटेनियस या फिर स्टीप सेक्शन में कम हो जाएगा 4.75 मीटर। डबल लेन नहीं दी जाती क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है माउंटेनियस रीजन में। कन्वर्ट्स क्या होता है, स्पैन अप टू 6 मीटर, अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो उसे ब्रिज बोलने लगेंगे। सिंगल लेन का ब्रिज है तो 4.25 मीटर का वो लेन देंगे, अगर टू लेन है तो 7.5 मीटर का, और मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर और 0.5 मीटर पर एक्स्ट्रा कैरिज वे। और मीडियन की विड्थ क्या होती है, 1.2 मीटर। और अगर रूरल एरिया है तो 3 से 5 मीटर। टाइप्स ऑफ रोड कैरेज वे, वन लेन है तो 3.75 मीटर, ये नॉर्मल रोड है जैसे रोलिंग टेरेन होता है, माउंटेनियस रीजन या फिर ब्रिज नहीं है। सिंगल लेन है तो 3.75, अगर टू लेन है विदाउट कर्ब 7 मीटर। कर्ब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। टू लेन है विद कर्ब 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरेज वे है तो 5.5 मीटर, और मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर पर लेन। कर्व, कर्व के बारे में क्या होता है, कर्व साइड में आपने देखा होगा एक सेक्शन होता है जिससे गाड़ी इधर, अगर गाड़ी इधर चली तो पार होके इधर ना जाए, तो इसे कर्व बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर। चार तरीके के कर्व होते हैं। पहला है माउंटेबल, दूसरा है सेमी बैरियर, और तीसरा है बैरियर कैरेजवे, और चौथा है सबमर्ज कैरेजवे, रोड के अंदर लगा होता है। ठीक, ये सब की हाइट है। इसको रोड, इस पे क्या होता है सेमी बैरियर में गाड़ी पार कर सकती है, लेकिन टेंडेंसी ये रहती है कि अपने लाइन ही में रहे। और बैरियर में क्या रहता है, पार ही नहीं कर सकती, और माउंटेबल में पार कर सकती है। और सबमर्ज में क्या होता है, सबमर्ज एक तरीके की पैकिंग के लिए यूज होता है ये कर, ताकि जो मटेरियल है वो बाहर ना निकल आए। ठीक है। फिर रोड मार्जिन के बारे में बात करते हैं कि पोर्शन ऑफ रोड बियॉन्ड कैरेज वे, रोड मार्जिन होती है पोर्शन ऑफ रोड बियॉन्ड कैरेज वे। ठीक है। कंट्रोल लाइन, ये एक तरीके की रोड मार्जिन है। लाइन रिप्रेजेंट्स फर्देस्ट पॉइंट ऑफ अनकंट्रोलेबल बिल्डिंग एक्टिविटी नियर रोड। ठीक है, ऐसी मतलब जैसे ये रोड है, यहाँ पे लाइन है, इसके ये फर्दर मोस्ट पॉइंट है जिसके पीछे यहाँ पे अनकंट्रोलेबल बिल्डिंग एक्टिविटी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये कंट्रोल लाइन है यहाँ पे। फिर बिल्डिंग लाइन क्या होती है, बिल्डिंग लाइन होती है लाइन ऑफ रोड दैट डिफाइंस एरिया वेन नो बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग लाइन मैंने खड़ी कर दी, यहाँ पे बिल्डिंग एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्डिंग लाइन। और फिर आगे बात करते हैं, बिल्डिंग लाइन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। देन सेटबैक डिस्टेंस पे बात करते हैं कि ये क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोड टू द इनर डिस्टेंस ऑफ कर्व टिल बिल्डिंग लाइन टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस। क्या होता है, ये रोड हुआ, ये रोड हुआ, सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है, ताकि अगर गाड़ी यहाँ पे हो तो ये उसे सामने से ये दिख सके। ठीक है, इसे कहते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो बिल्डिंग लाइन दी जाती है एक्सप्रेसवेज में 110 मीटर की, ये रिसेंट क्वेश्चंस में आया है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 110 मीटर एक्सप्रेसवे में, नेशनल हाईवे में 80 मीटर होती है। कंट्रोल ये है बिल्डिंग लाइन। ठीक है, बिल्डिंग लाइन क्या होता है, इट इज द लाइन जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। कंट्रोल लाइन वहां पे होता है जहाँ पे अनकंट्रोलेबल बिल्डिंग एक्टिविटी हो सकती है। एक्सप्रेसवे में जो बिल्डिंग लाइन है वो है 110 मीटर की, और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में 80 मीटर की, और कंट्रोल लाइन है 130 मीटर की, और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में 150 मीटर की है। सेटबैक डिस्टेंस कितना होता है, 5 मीटर होता है, और 3 से 6 मीटर का होता है। ये पूरी टेबल, आप जितनी भी टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेबल सारी याद रखिएगा। फिर शोल्डर क्या होता है, शोल्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज यूज टू अकोमोडेट स्टॉप्ड व्हीकल। विथ है 4.5 मीटर, मिनिमम विथ रखी जाती है 2.5 मीटर। फिर बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स, टाइम टेकन बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड पीआईवी। पीआईवी थ्योरी होती है ऑन कैसे आदमी, मतलब पूरा प्रोसेस होता है आदमी का, देखना, देन ब्रेक लगाना, एंड देन रिएक्ट करना। फुल फॉर्म क्या होता है, पी का परसेप्शन, ई का इमोशन, ई का आई का इंटेलेक्शन, और वी का वायलेशन। फिर एसएसडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एसएसडी क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एसएसडी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस।
ठीक। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 0.278 वी टी आर। अगर वी हमारा मीटर पर सेकंड में होता है और कैपिटल वी किलोमीटर पर आवर में होता है, और वी को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 0.278 से इंटू करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लैग डिस्टेंस जो होता है वो वीटी होता है, लेकिन वी को वी मतलब किलोमीटर पर आवर में ही रखें और आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाए तो 0.278 से इंटू करते हैं। तो 0.278 वी इंटू टी आर। टी आर क्या होता है? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर। इसे 2.5 सेकंड लेके चलते हैं, इक्वल टू इक्वल टू 2.5 सेकंड। ठीक है। 0.278 वी आर टी, ये हो गया लैग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। वैसे तो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एफ, 2 जी एफ। ठीक है। आप गर्लफ्रेंड से याद सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एफ। तो इसको कन्वर्ट कर दिया टू जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड रख दिया है। तो और v की 0.278 सब मतलब कन्वर्जन करके वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ याद रखिए आप। तो टोटल जो फॉर्मूला बनेगा, अगर सिंपल जो मेन फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस डायल डिस्टेंस, तो वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एफ। बट इसका पूरा कन्वर्जन कर देंगे ताकि आंसर मीटर पर सेकंड में आए। तो याद रखेंगे 0.278 वी टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। ठीक। फिर यहाँ पे कुछ तो गलत है, यहाँ पे होगा व्हेन व्हीकल इज मूविंग अप ग्रेडियंट। जब व्हीकल अप ग्रेडियंट मूव करती है तो एसएसडी का फॉर्मूला होता है, इसमें जो स्लोप है उसे फ्रिक्शन में ऐड कर देंगे। अगर ये आपको ना दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, वी टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एफ प्लस एक्स। ठीक। ये एसएसडी का फॉर्मूला है जब व्हीकल ऊपर मूव कर रही हो। मतलब ये स्लोप था, ये व्हीकल ऐसे मूव कर रही है, तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है। देन व्हीकल व्हीकल व्हेन व्हीकल मूविंग डाउन ग्रेडियंट, इसमें माइनस होगा, जो ग्रेडियंट दिया है वो माइनस होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर जाने से फ्रिक्शन कम हो जाता है तो प्लस होगा फ्रिक्शन में। ठीक है। और जब नीचे जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है तो माइनस करेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ये दो फॉर्मूला हो गए। ठीक। रिएक्शन टाइम मैंने बताया था 2.5 मीटर पर सेकंड लेंगे। जो एफ की वैल्यू है वो 0.35 से लेकर 0.40 होती है फॉर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, और 0.15 होती है फॉर लेटरल। लेटरल ऐसे होता है जैसे ये रोड है, लेटरल ऐसे हुआ, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे हुआ। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल है तो 0.35 से लेकर 0.40। फिर आगे आते हैं, इस जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। अब ऑन हाइट, ड्राइवर की हाइट क्या होती है? एसएसडी में 1.2 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें लेते हैं 0.15 मीटर की। ओएसडी है तो 1.2 मीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट है 1.2 मीटर। आईएसडी, आईएसडी क्या होता है? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस 1.2 मीटर की, और जो हाइट है ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर, ये मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन आया था एसएससी जेई में कि टायर जब ज्यादा मूव करे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कंपेयर टू लेट सर्कुलर डायरेक्शन तो क्या होगा? ठीक है। तो उसमें बोलते हैं स्किड होता है। बट जब सर्कुलर मोशन ज्यादा करे टायर और लॉन्गिट्यूडनल मोशन कम करे तो वो उसमें स्लिप कर जाती है टायर, या कार कह सकते हैं। ठीक है। फिर ओएसडी के बारे में बात करते हैं। ओएसडी क्या होता है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जैसे क्या होता है कि ये व्हीकल है, ये व्हीकल है, ये इसको ओवरटेक करने करने के लिए कितना साइड डिस्टेंस चाहिए, ये इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। देखिए इसमें मैं मेन मेन फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको क्लिक कर जाएगा। ओएसडी का फॉर्मूला होता है टी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, टू वे अनडिवाइडेड रोड है जब। और अगर वन वे रोड है तो डी वन प्लस डी टू
फोर लेन रोड है या उससे ज्यादा है तो नो एसडी इज प्रोवाइडेड। ओएसडी इंक्रीजेस फॉर बोथ अप एंड डाउन ग्रेडियंट। जैसे एसएसडी बढ़ घट रही थी, वैसे ही ओएसडी सिर्फ बढ़ती है, चाहे अप ग्रेडियंट हो चाहे डाउन ग्रेडियंट हो। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जैसे ये मैं बता देता हूँ इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू। एक ये व्हीकल है, एक ये व्हीकल है, एक ये व्हीकल है बी, देन एक व्हीकल है ए, यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आई, ठीक है। फिर यहाँ से, और तब तक बी यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। क्योंकि मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले ए यहाँ था, देन मूव करके ये, और बी यहाँ था उस टाइम, ठीक है। ए जब मूव करके यहाँ पे आया तो बी यहाँ से यहाँ मूव करके आया। फिर यहाँ से यहाँ जब उसने ओवरटेक किया, यहाँ पे आया, और सी इधर से एक रोड आ रही थी, क्योंकि ये टू वे अनडिवाइडेड रोड है, तो सी भी यहाँ से इतनी देर में यहाँ से यहाँ मूव करके आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D1 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का D2, देन यहाँ से यहाँ तक का D3, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का S, S होता है स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स। ये हो गया B एंड ये हो गया S। तो हमारा जो फॉर्मूलेज है, T1 का फॉर्मूला है VB, मतलब V वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल B इंटू टी आर। टी आर जो है हमारा रिएक्शन टाइम, या तो 2.5 ले लें या तो 2 ले लें, ठीक है। यहाँ पे शायद 2 लेते हैं। तो D2 की वैल्यू है, जो यहाँ पे ये D2 था, ये इसकी वैल्यू B+2S। बी कैसे निकलता है, बी की ये होता है VB इंटू टी। टी जो है हमारा वो टोटल टाइम है, टोटल टाइम टू मूव बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है 4S और अपॉन ए है हमारा एक्सलेरेशन, एस है स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स। स्पेसिंग कैसे निकलती है, 0.7 VB प्लस एल। एल जो है हमारा व्हील बेस होता है, ठीक है। 0.7 VB, VB वेलोसिटी ऑफ बी प्लस एल। और अगर व्हील बेस ना दिया हो तो 6 मीटर ले लेते हैं जनरली, ठीक है। तो टी का फॉर्मूला होता है √4S/A। फिर D3 वेलोसिटी V इंटू टी, टी बताया था। अगर V भी ना दिया हो तो V भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आप याद ना रखें, कोई मतलब नहीं। फिर मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, रिसेंट में काफी क्वेश्चन आया है। ओवरटेकिंग जो लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ कितनी जाती है, वो 3 टाइम्स ऑफ OSD जाती है ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है, जैसे अगर रोड पतली है और ओवरटेकिंग की जगह ना दी जाए, तो कभी कभी रोड में क्या होता है, इतने ऐसे डिस्टेंस दे देते हैं, तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे ओवरटेकिंग जोन बोलते हैं। तो व्हीकल इसमें से आके ऐसे ओवरटेक कर सकती है, ठीक है। तो इसे ओवरटेकिंग जोन बोलते हैं। तो ये मिनिमम दिया जाता है 3 टाइम्स ऑफ OSD, और मैक्सिमम दिया जाता है 5 टाइम्स OSD। फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इसका बहुत सिंपल मामला है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ SSD दिया जाता है, ठीक है। सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है तो 2 टाइम्स ऑफ SSD। सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक है तो SSD, और टू लेन टू वे ट्रैफिक है तो सिर्फ SSD के बराबर दिया जाता है, ISD। फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड इम्पैक्ट फोर्स, या फिर इम्पैक्ट फैक्टर, या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। इम्पैक्ट रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर, या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/W इक्वल टू V²/GR। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P/W इक्वल टू V²/GR। P क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, W क्या है, वेट ऑफ अ व्हीकल है, V क्या है, वेलोसिटी है, G ग्रेविटी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और R जो होता है यहाँ पे रेडियस है 2। ये किस काम आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब व्हीकल मूव कर रही होती है एक रोड पे, तो उसको एक फोर्स लगता है आउटर की तरफ, जैसे ये रोड है, ठीक है। तो आउटर तरफ एक फोर्स लगता है, इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट द व्हीकल फ्रॉम ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, और इसके वजह से सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने में हेल्प होता है। ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का क्या होता है, P/W इक्वल टू V²/GR। तो टू अवॉइड ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग को अवॉइड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, P/W इज लेस देन या फिर इक्वल टू B/2H, ठीक है। बी है, जैसे मैं बता देता हूँ क्या होता है, कि ये व्हीकल है, ठीक है, ये टायर है,
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये व्हीकल का वेट है। तो ये जो हमारा जो टायर सेंटर ऑफ वन टायर टू सेंटर ऑफ अनदर टायर, बी होती है विथ, और एच है हमारी हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ व्हीकल। तो पी अपॉन डब्ल्यू शुड बी लेस देन या फिर इक्वल टू पी बी अपॉन टू एच, ये ओवरटर्निंग से बचाने के लिए। और स्किटिंग से बचाने के लिए फ्रिक्शन जो होता है, लेटरल फ्रिक्शन जो होता है उससे कम होना चाहिए। और टू प्रोटेक्ट द व्हीकल, जैसे व्हीकल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, तो इन दोनों का मिनिमम देते हैं, मिनिमम ऑफ बोथ फ्रिक्शन एंड बी अपॉन टू एच रेशियो। फिर डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल्स, कितनी डिजाइन देनी चाहिए। अगर एक्सप्रेस वेज है तो 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे तो 100 किलोमीटर पर आवर। प्लेन रीजन के हिसाब से भी था, प्लेन है, रोलिंग है, हिली है, स्टीप है। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में 100 से 80, 60 से 80, 50, 40 से 50 एंड 30 से 40, ठीक है। ये आपको याद रखना, एकदम रट लीजिए, ठीक है। एमडीआर में क्या होगा, 65 से 80 एंड 50 से 65 और 30 से 40 एंड 20 से 30, ठीक। एक्सप्रेस से मैंने बता ही दिया था 120 किलोमीटर पर आवर। नेशनल हाईवे पे जो लिमिट साइंस लगे होते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर अहेड फ्रॉम वेयर स्पीड लिमिट एक्चुअली स्टार्ट्स। जैसे ये रोड है, ठीक है, यहाँ से 120 की स्पीड स्टार्ट, वन जैसे 100 की, 80, जो लिमिटेशन है वो 80 की है, ठीक है। तो यहाँ पे ही बता दिया जाएगा कि आगे जो रोड स्पीड रखनी चाहिए कि 100 रखनी चाहिए। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 120 मीटर। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट एज लिखा है। फिर एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन में आया था कि डिजाइन ट्रैफिक और थिकनेस ऑफ बेस कोर्स कैसे डिसाइड होता है। तो अगर 10 एमएसए से कम है थिकनेस, डिजाइन ट्रैफिक 10 एमएसए, एमएसए का फुल फॉर्म होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। तो अगर 10 एमएसए से कम है तो 150 mm दिया जाएगा, 150 से ज़्यादा। और अगर 10 एमएसए से ज़्यादा है तो 250 mm दिया जाएगा थिकनेस ऑफ अ बेस कोर्स। फिर एसएसडी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, फिर आईएसडी प्रोवाइड किया जाता है, फिर ओएसडी ज़्यादा सबसे कम, सबसे ज़्यादा ओएसडी प्रोवाइड किया जाता है, फिर आईएसडी एंड देन एसएसडी। आईएसडी तो वैसे भी 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होता है, तो वैसे ही वो ज़्यादा होगा, वैसे ओएसडी सबसे ज़्यादा होता है। फिर सुपर एलिवेशन के बारे में बात करते हैं। इसे रेलवे में कांट कहा जाता है और इसमें भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जनरली सुपर एलिवेशन बोला जाता है, इसे बैंकिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर साइड ऑफ द रोड। क्या होता है, रोड ऐसे होती है, बट टू प्रोटेक्ट व्हीकल फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, रोड को हल्का सा उठा देते हैं, ऐसे उठा देते हैं। तो क्या होता है, व्हीकल को सेफली मूव, पैसेंजर को सेफ रहता है, मामला सब कुछ ठीक रहता है, मतलब आप ये कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी आर। टू जी एफ यूज किया जाता है फ्रिक्शन वाले उसमें फॉर्मूले में, एसएसडी कैलकुलेट करने में, बट इसमें फॉर्मूला यूज किया जाता है ए प्लस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2GR, फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अगर v को किलोमीटर पर आवर में रखना है और आंसर मीटर में ही चाहिए, तो वी स्क्वायर अपॉन 127 आवर से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो जरूर याद रखिए, क्योंकि आंसर जनरली ऐसे ही यूज करता है, यही यूज होता है। ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आवर। इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो फ्रिक्शन तो जीरो, और सीधे ई इक्विलिब्रियम इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आवर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देन मैक्स सुपर एलिवेशन केस में कितना दिया जाता है, रोलिंग प्लेन में 7% तक दिया जाता है, और हिली टेरेन विद स्नो 7%, हिली टेरेन विद कवर्ड विदाउट स्नो 10%, और अर्बन रोड में 4% दिया जाता है, ठीक। फिर मिनिमम सुपर एलिवेशन कैम्बर के बराबर प्रोवाइड किया जाता है। इट इज फॉर ड्रेन पर्पस, और 2 से 4% तक प्रोवाइड किया जाता है। अगर वी मैक्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला है 0.22, ये जी है, जी आर, रूट 0.22 जी आर। ये कैसा है, इसमें ई और एफ दोनों क्या, ई को रख दिया है 0.07, और फ्रिक्शन को रख दिया है 0.15। दोनों को जब रखेंगे तो वी मैक्स निकल जाएगा, जो कि है रूट
0.22 GR। ठीक। देन फर्दर फर्दर डिस्कस करते हैं कि सुपर एलिवेशन मिक्स ट्रैफिक में कैसे मिक्स ट्रैफिक होता है। जैसे कोई स्पीड, कोई गाड़ी चल रही 20 पे, कोई गाड़ी चल रही 30 पे, सबकी अपनी अपनी स्पीड अलग अलग है। तो क्या होता है, एक मिक्स ट्रैफिक ऑफ कंडीशन पे निकालते हैं सुपर एलिवेशन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, तो फर्दर डिस्कशन करेंगे सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक। मिक्स ट्रैफिक क्या होता है, जैसे कुछ व्हीकल्स है 90 पे मूव कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर पे, कुछ 80 पे, कुछ 15 पे, कुछ 70 पे। तो सबका एक मिक्स ट्रैफिक कंडीशन निकाल लिया जाता है, उस पर सुपर एलिवेशन निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है V² अपॉन 225R। ये कैसे निकलता है, जो V² अपॉन 127R होता है, उसका 75% कर देते हैं, तो V² अपॉन 225R आ जाता है। ये मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होती है। फिर इसमें रेडियस निकाला जाता है V² अपॉन 127R। ई प्लस एफ इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रेडियस का। देन आगे फर्दर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस क्या होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस जो होता है, इसमें जो वेलोसिटी रखी जाती है वो मिनिमम रखी जाती है, मिनिमम डिजाइन स्पीड रखी जाती है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस निकाला जाता है। फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होता है, जैसे ये रोड हुई, ये कर्व हुआ, तो एक्स्ट्रा जो रोड हल्की सी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं, ताकि ड्राइवर को इजीली मूव हो सके। ठीक है, जब गाड़ी मुड़ती हो तो इजीली मुड़ सके, उसके लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर देते हैं रोड के दोनों तरफ। डिपेंड करता है कंडीशन पे, रोड की इनर साइड देंगे, इनर इधर तरफ होता है एंड इधर आउटर होता है। डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, तो ऐसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं। तो लिखा है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी दो तरीके से प्रोवाइड की जाती है। एक मैकेनिकल वाइडनिंग होती है, एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है। मैकेनिकल वाइडनिंग होती है ड्यू टू ये व्हीकल की कंडीशन की वजह से होता है, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होती है ये ड्राइवर की कंडीशन की वजह से होता है, कि उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है गिवन मोड पे। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा जो टोटल वाइडनिंग होता है वो आता है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, NL²/2R। एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है V/9.5√R। दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है NL²/2R प्लस V/9.5√R। ठीक। और फिर ऑफ ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं। ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे व्हीकल अपने पाथ से हल्का सा मूव कर जाए, उसे ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिजिडिटी ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है NL²/2R ही होता है। और एन जो होता है यहाँ पे, एन मैं यहाँ पे बताता हूँ, एन होता है नंबर ऑफ लेन। एंड एल जो होता है, एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस। ठीक, जो कि 6 मीटर तक लेते हैं अगर ना दिया हो। और रेडियस तो पता ही है, और वी वेलोसिटी हुआ। और कैसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसकी एक कंडीशन है कि रेडियस अगर 300 मीटर है से ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। 50 से लेके के 300 तक के बीच की वैल्यू है तो आउटर साइड और इनर साइड दोनों तरफ देते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और सिर्फ 50 से कम है तो इनर साइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं। फिर फॉर वन लेन साइकोलॉजिकल वाइडनिंग 0 होती है। ठीक है, जो वन लेन होती है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग उसकी वन ही होती है। ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला ये रहा, इस पे एन ने लिखा है। एन जनरली एन नंबर ऑफ लेन एक ही होती है तभी ऑफ ट्रैकिंग होता है, तो इसलिए एन नहीं रखते हैं, L²/2R ही लिख देते हैं, लेकिन आप NL²/2R याद रखिएगा। फिर ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। जो IRC रिकमेंड करता है रोड में ट्रांजिशन कर्व, वो क्यूबिक क्लोथॉइड होता है या फिर क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक नहीं स्पाइरल बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला तो रेलवे में प्रोवाइड करते हैं। अगर रेलवे का आपको जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और उसका भी वन शॉट अपलोडेड है। तो ट्रांजिशन कर्व मिनिमम लेंथ क्या होती है, 10 मीटर फॉर स्पीड अप टू 40 एंड 20 मीटर फॉर द स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक जनरल वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार, तो इसे आप याद रख सकते हैं। 10 मीटर फॉर द स्पीड अप टू 40 किलोमीटर एंड 20 मीटर
और द स्पीड अप टू 40 से 50 किलोमीटर। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो सुपर ट्रांजिशन कर्व है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए एक्स्ट्रा वो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करता है। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? यहाँ से आके हल्का ऐसे बड़ी दूर से मुड़ते हैं ना, तो ये जो होता है ना, ये इसे कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। फिर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने के लिए वैल्यूज जो फार्मूलाज होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तीन तरीके के फार्मूला होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, LS1 इक्वल टू वी क्यू बटे सी आर। सी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है और सी की वैल्यू होती है 80/75 प्लस आर, 75 प्लस वी। ठीक है। सी की वैल्यू मीटर मीटर पर सेकेंड क्यूब में आएगी। और जो सी की वैल्यू होती है 0.5 से लेकर 0.8 होती है। 0.5 मिनिमम होती है और 0.8 मैक्सिमम होती है। और अगर ये फॉर्मूला आप ना याद रखें, इसे हटा दें, कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है। फिर सुपर एलिवेशन पे जो ट्रांजिशन कर डिपेंड करता है वो होता है 150x, 100x एंड 60x। 150 है प्लेन एंड रोलिंग के लिए, 100x होता है बिल्ट अप एरिया के लिए और 60x होता है फॉर हिली एंड स्टीप टेरेन के लिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो ऐसे होता है स्लोप है हमारा, ये x हो गया एंड दिस इज 60, 150 या फिर 100, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कंडीशन है, तो उस हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे। फिर तीसरा तरीका जो IRC रिकमेंड करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला 2.7 वी स्क्वायर बटे आर। ये प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए और हिली के लिए जनरली वी स्क्वायर अपन टू आर दे देते हैं। समझे? 2.7 वी स्क्वायर अपन आर और वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है। फिर शिफ्ट शिफ्ट क्या होता है? सर्कुलर कर्व शिफ्टेड बाय सम डिस्टेंस व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग ट्रांजिशन कर्व। क्या होता है? जैसे ये पे है वो ट्रांजिशन कर्व, तो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है। ठीक है। मतलब प्रोवाइड हमें, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे प्रोवाइड करना था बट ऐसे प्रोवाइड हो गया, तो इसे कहते हैं शिफ्ट। ठीक है। अब शिफ्ट हुआ। ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? एल एस स्क्वायर, एल एस जो है वो ट्रांजिशन लेंथ है, एल एस स्क्वायर 20/24 आर, ये फॉर्मूला होता है शिफ्ट का। फिर सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है S² बटे 8R। इसे वर्साइन ऑफ कर्व भी बोलते हैं। यही सेम दोनों फॉर्मूला, शिफ्ट का और ये सेटबैक डिस्टेंस का सेम फॉर्मूला रेलवे में भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड ऑब्स्ट्रक्शन ऑन इन द साइड ऑफ कर्व। इट डिपेंड्स अपॉन OSD, SSD, ISD एंड रेडियस ऑफ कर्व एंड लेंथ ऑफ कर्व। फिर एक नोट पॉइंट, रोड साइकिल की विड्थ क्या होती है? 2 मीटर होती है। रोड जो होती है साइकिल के लिए 2 मीटर। जैसे यूपी में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें दिया गया था, साइकिल पथ बनाए गए थे, तो वो अराउंड अराउंड 2 मीटर वाइड रखे जाते हैं, इनकी जो विड्थ होती है। ठीक है। फुल अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। फुल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, रोड ऐसे जाके, और वर्टिकल अलाइनमेंट होता है ऐसे। ठीक है। गाड़ी ऐसे जा रही है हमारी, ऐसे। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीन तरीके में प्रोवाइड किया जाता है, रूलिंग, लिमिटिंग एंड एक्सेप्शन। प्लेन प्लेन रीजन, हिली रीजन एंड स्टीप रीजन। रूलिंग में 3.3, बस लिमिटिंग, रूलिंग में, लिमिटिंग में होता है 5 एंड एक्सेप्शन में 6.7। अब यहाँ पे ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। बाकी इजी है, 5, 6, 7 एंड फिर ये यहाँ से रिपीट हो जाएगी 6, 7, 8। ठीक है। आपको टेबल याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? मैक्स ग्रेडियंट विच कैन बी प्रोवाइडेड, जनरली इजी मैक्स ग्रेडियंट जो प्रोवाइड किया जाता है रोड पे फॉर द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर एंड सब कुछ, मतलब हेल्दी कंडीशन में रहे, उसे रोलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है? ए एडाप्टेड फॉर रोलिंग हिली टेरेन, लेंथ इज लिमिटेड एंड प्रोवाइडेड टू कीप कॉस्ट लो। जैसे क्या हुआ, जहाँ पे स्पेस नहीं अवेलेबल है या फिर कॉस्ट बचानी है, तो वहां पे थोड़ा जैसे स्लोप ऐसे देना था, नहीं, जैसे हमें ऐसे देना था, ठीक है, लेकिन हमने ऐसे दे दिया। ठीक है। तो इससे कॉस्ट भी बच गई, पहली बात तो लेंथ कम हो गई, कॉस्ट भी बच गई। एंड थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा लंबी लेंथ के लिए नहीं जाता है, जनरली हिली रीजन के लिए दिया जाता है, या फिर कॉस्ट कटिंग के लिए दिया जाता है। फिर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है स्टीपर ग्रेडियंट होता है। इसकी जो मैक्स लेंथ है, ये क्वेश्चन में आ चुका है, रिसेंट क्वेश्चन में,
100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा की लेंथ नहीं देनी चाहिए, इससे नहीं तो गाड़ी पे इफेक्ट पड़ने लगता है। हेयर पिन बेंड दिया जाता है और ग्रेडियंट लिमिटेड टू 2.5%। फिर मिनिमम ग्रेडियंट, यहाँ पे मिनिमम होगा। ये मिनिमम ग्रेडियंट कितना है? मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है फॉर ड्रेनेज पर्पस कंक्रीट में 1 in 500 का और अर्दन में 1 in 200 का। और ये एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होता है, फिर लिमिटिंग होता है, फिर रूलिंग होता है, एंड देन मिनिमम ग्रेडियंट होता है। एमजी जो है वो मिनिमम ग्रेडियंट है। रूलिंग ग्रेडियंट इज 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि रूलिंग ग्रेडियंट होता है 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर होता है। कैम्बर की वैल्यू क्या है? आप बताएंगे किसमें? आप बताते हैं। बिटुमिनस रोड में, थिक बिटुमिनस रोड में कितना दिया जाता है कैम्बर? आप बताएंगे इन अ लो रेनफॉल। फिर क्रिटिकल लेंथ ऑफ रोड पे बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज द मैक्स लेंथ ऑफ गोइंग अप रोड ऑन विच लोडेड ट्रक कैन ऑपरेट विदाउट रिड्यूसिंग इट्स स्पीड। मतलब एक लोडेड ट्रक है, ऊपर की तरफ जा रहा है विदाउट रिड्यूसिंग इट्स स्पीड। ठीक है। कितने लेंथ तक जा सकता है उसे क्रिटिकल लेंथ ऑफ रोड कहते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज कर जा सकती है, इतना रीजनेबल है। ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो डिक्रीज करेगा ही। फिर ग्रेड कंपनसेशन पे डिस्कस करते हैं। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? ग्रेड कंपनसेशन होता है कि जैसे हमारी रोड ऐसे जा रही थी लेकिन हमने हल्का सा ऐसे प्रोवाइड कर दिया, तो इसे ग्रेड कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है। ग्रे है इसे प्रोवाइडेड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैफिक ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, ट्रैक्टिव इफेक्ट से बचाने के लिए ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेटेड ग्रेड, कंपनसेटेड ग्रेड इक्वल टू रूलिंग ग्रेड माइनस ग्रेड कंपनसेशन। और ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है 30+r। आर जो है हमारा रेडियस अपॉन आर, और 75/r जो कि मिनिमम होगा उसे लेंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे होंगे तो। ठीक है। और ग्रेड कंपनसेशन 4% से फ्लैटर लैंड के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाता है। फिर समिट कर्व के बारे में बात करते हैं। समिट कर्व जब वही होता है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट वाला। ठीक है। इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं? एस एस डी और ओ एस डी। ठीक है। एस एस डी और ओ एस डी पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एस एस डी से ज्यादा है तो इसका फॉर्मूला होगा NS² बटे 4.4। ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक, समिट कर्व। ठीक है। और अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एस एस डी से कम है तो इसका फॉर्मूला होगा 2s - 4.4/n। यहीं पे ओ एस डी होगा तो NS² अपॉन 9.6 होगा। और अगर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कम है ओ एस डी से तो क्या होगा? 2s - 9.6n। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि मैं भी पहले कंफ्यूज होता था। तो आप याद रखिएगा 2s/9.6/n। एन क्या होता है? डिविएशन होता है। कैसे निकलेगा? एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। यहाँ पे एन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। एन को एन इक्वल टू मॉड, नहीं, एन, एक मिनट, n1 + n2। अब सबको अपने साइन के साथ रखेंगे। ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव, एन निकल आएगा। डिविएशन बोलते हैं इसे। ठीक है, निकल आएगा। और ये परसेंटेज में होता है। फिर वैली कर्व के बारे में बात करते हैं। वैली कर्व कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व विदाउट सर्कुलर कर्व इन बिटवीन। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैली कर्व, ट्रू और फॉल्स बताना होगा कि वैली कर्व इज गिवन विद अ सर्कुलर कर्व इन बिटवीन। वहां पे विदाउट होना चाहिए तभी आंसर सही होगा। ठीक है। वैली कर्व इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 समिट कर्व। एंड आगे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.38 √n/s NV³ ठीक। एन है हमारा डिविएशन और वी क्यूब जो है हमारा वेलोसिटी है। देन वैली कर्व इज डिजाइंड फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। वैली कर्व जो होता है वो हेडलाइट डिस्टेंस के, वैली ऐसे होता है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है तो इसकी हेडलाइट जो होती है वो सीधे यहाँ पे पड़ती है ऐसे। तो इसलिए वैली कर्व ऐसे प्रोवाइड किया जाता है कि ये जो मैक्सिमम मतलब ये मैक्स कवर करे ताकि सामने वाले को भी दिखे, हमको भी दिखे कि गाड़ी आ रही है। ठीक है। तो इसलिए हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा तो नहीं आया है बट आप पढ़ सकते हैं। फिर हेडलाइट की हाइट 0.75 मीटर देते हैं। बीम एंगल है हेडलाइट का 1 डिग्री। और जो इसकी जो इंटेंसिटी है वो 30 लक्स की होती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया।
और ऑब्जेक्ट की हाइट 0 मीटर रखी जाती है। फिर ट्रैक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कर्व रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जनरली occurs in commercial vehicle in rear wheel while on horizontal curve only a component of thrust is working is called कर्व रेजिस्टेंस। कर्व रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है टी माइनस टी कॉस थीटा होता है। इसका शायद एक आगे क्वेश्चन होगा। तो क्या होता है, व्हीकल जब ऐसे होती है, बट जब ऐसे मुड़ रही होती है तो इस सामने जैसे ये मुड़ रही है, ठीक है, तो सामने वाला तो मुड़ गया टायर, बट ये जो होता है ये पीछे सीधा रह जाता है। तो इसका सिर्फ टी माइनस टी कॉस थीटा ही कंपोनेंट वर्क कर रहा होता है, इसलिए ट्रैक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसे। फिर फ्लोटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एट विच नो ट्रैक्टिव इफेक्ट फोर्स रिक्वायर्ड एंड माई व्हीकल कंटिन्यूज टू डिसेंड विद सेम स्पीड, इसे फ्लोटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक। अब एक माइलस्टोन कलर होता है, माइल्स को, इसे, ये क्या कौन कौन से कलर के होते हैं, माइलस्टोन क्या ऐसे रोड पे आपने देखा होगा कि लखनऊ इतने किलोमीटर है, दिल्ली इतने किलोमीटर है, तो इसे माइलस्टोन्स बोलते हैं। तो ये नेशनल हाईवे पे येलो कलर का देते हैं, स्टेट हाईवे में ग्रीन कलर का, एंड विलेज रोड पे ऑरेंज कलर का, एंड एमडीआर पे ब्लैक या ब्लू कलर से होगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, कई बार पूछा गया ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा में, इसमें चार ऑप्शन दे देंगे, बता दें कि कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पांच होते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एएडीटी, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक, ट्रेंड चार्ट्स, फिर वेरिएशन चार्ट्स, वॉल्यूम ऑफ फ्लो डायग्राम, एंड 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। फिर ट्रैफिक स्पीड स्टडी, स्पेस मीन स्पीड जो होता है, स्पीड, स्पेस स्पीड, मीन स्पीड, ट्रैफिक फ्लो स्टडीज, जर्नी स्पीड, डीले स्टडीज के लिए होता है, रनिंग स्पीड, रोड कंडीशन पता करने के लिए, स्पॉट स्पीड, इंस्टेंट रेगुलेटरी मेजरमेंट्स के लिए। स्पॉट स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मतलब एक कोई रोड है, उस पर गाड़ी जा रही है, तो एट दिस पॉइंट उस गाड़ी की कितनी स्पीड होगी, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, स्पॉट स्पीड स्टडी कहते हैं। फिर ट्रैफिक स्पीड स्टडी के बारे में बात करेंगे कि ट्रैफिक स्पीड स्पीड स्टडी की करने के लिए, अच्छा ये तो डिस्कस कर चुके हैं। फिर स्पॉट स्पीड स्टडी करते हैं। स्पॉट स्पीड में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैप्चर करके स्टडी करते हैं, ठीक है। इनके जो मेथड है वो इनस्कोप मेथड है। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेथड जो है काफी बार आ चुका है। इसे मिरर बॉक्स मेथड भी कहते हैं, फोटोग्राफिक मेथड, रडार स्पीड मीटर मेथड, और ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, बेस्ट मेथड भी कह सकते हैं। प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, लूप डिटेक्टर मेथड, एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड। मॉडल स्पीड क्या होती है, मॉडल स्पीड होती है स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। मीडियन स्पीड क्या होती है, स्पीड एट विच 50% आर अबव एंड 50% आर बिलो व्हीकल्स आर मूविंग एट ऑफ दैट स्पीड, ठीक है। फिर डिजाइन स्पीड क्या होती है, 98 परसेंटाइल जो स्पीड है, उसे डिजाइन स्पीड कहते हैं, मतलब जैसे 100 गाड़ियां हैं तो 98% ऑफ स्पीड पे, मतलब 98% ऑफ व्हीकल जो जिस स्पीड पे मूव कर रहे हैं उसे कहते हैं डिजाइन स्पीड। फिर डिजाइन सेफ स्पीड होती है 85 परसेंटाइल स्पीड, स्लो स्पीड होती है 15 परसेंटाइल स्पीड, और मीडियम स्पीड होती है 50 परसेंटाइल स्पीड। फिर स्पीड एंड डिले स्टडीज के बारे में बात करते हैं। चार मेथड होते हैं, फ्लोटिंग कार मेथड, इट इज यूज फॉर टू लेन एंड टू वे, लाइसेंस प्लेट इंटरव्यू, और यहाँ पे एक मेथड गायब है, ये फोटोग्राफिक मेथड होता है, फोटोग्राफिक मेथड, ठीक है। फिर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, इसे ओएनडी स्टडी भी कहते हैं, इसे डिजायर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जैसे मैंने लिखा है थिकनेस ऑफ, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये डिजायर लाइन है, इसकी जो थिकनेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि एक बार यहाँ पे आए, दोबारा यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ गए, यहाँ आए, तो इट टेल्स अबाउट नंबर टाइम्स ऑफ व्हीकल, टाइम्स ऑफ जर्नी, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच कितनी बार जर्नी ट्रेवल वो ट्रेवल की गई है, वो रिप्रेजेंट करता है। फिर
इसके जो मेथड्स हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के, रोड साइड इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटन पोस्ट कार्ड, टैग ऑन कार मेथड, होम इंटरव्यू, वर्क स्पॉट इंटरव्यू। फिर एक्सीडेंट स्टडी, काफी रिसेंट में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो एक्सीडेंट स्टडी है, एक्सीडेंट को कैसे स्टडी किया जाता है। इसके तीन मेथड है: स्पॉट स्पीड, कोलिजन डायग्राम्स एंड लोकेशन फाइल्स। फिर रनिंग स्पीड क्या थी? स्पीड दैट एक्सक्लूडिंग स्टॉप डिले। इसमें जो रुकने का जो टाइम है वो नहीं कैलकुलेट करते हैं रनिंग स्पीड में। ये ट्रैफिक कंडीशंस के बारे, रोड कंडीशंस के बारे में बताता है। ट्रैफिक कंडीशंस के बारे में तो जर्नी स्पीड बताती है, इट इंक्लूडिंग स्टॉप डिलेस। फिर मैक्स व्हीकल मूविंग, मतलब मैक्स व्हीकल मतलब डिस्चार्ज, एक तरीके से व्हीकल का डिस्चार्ज पता करेंगे एक तरीके से। इसका जो फॉर्मूला था वी एस एफ के जे इंटू के जे अपॉन फोर, इसका फॉर्मूला है। वी जो होता है वो फ्री मीन स्पीड होती है, के जो होता है जैम डेंसिटी अपॉन फोर। ये ग्रीन शील्ड मॉडल पे बेस्ड होता है। और क्यू मैक्स होता है मैक्स फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या था? नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास गिवन पॉइंट ड्यूरिंग गिवन टाइम। मतलब ये हो गया रोड, ये एक मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट से जितने व्हीकल पास कर रही हैं इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, उसे कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है? इन दोनों पॉइंट के बीच में जितने व्हीकल्स अकोमोडेट हो चुकी हैं उन्हें कहते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग यूनिट लेंथ ऑफ रोड। फिर मैक्स कैपेसिटी ऑफ लेन 1000 V/s। और मैक्स एक फॉर्मूला था, मैंने इसमें लिखा नहीं है। एक फॉर्मूला होता है जैम डेंसिटी का, के जे इक्वल टू 1000/s। ये फॉर्मूला होता है जैम डेंसिटी का। फिर मैक्स कैपेसिटी का फॉर्मूला था के जे इंटू वी एस एफ अपॉन फोर। तो 1000 V/s मैक्स वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला। एस जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स होता है, इससे 0.2 वी प्लस एल लेते हैं। एल होता है 6 मीटर, अगर ना दिया हो एल होता है लेंथ ऑफ व्हील बेस। फिर मैक्स कैपेसिटी फ्रॉम टाइम हेडवे के बिहार पे जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है सी इक्वल टू 3600/ST। एसटी जो होता है वो मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकंड्स होता है। और ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीजेस 5 to 7.5% पर ईयर। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था तो मैंने नोट पॉइंट की तरह लिख दिया। जो आपको हैशटैग्स में मिलेंगे ये नोट पॉइंट की तरह है, ये रिसेंट में क्वेश्चन आ चुके हैं कि उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर ट्रैफिक लेन पार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक में जो पार्किंग होती है वो 45 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे होती है एंड 70 डिग्री पे भी होती है। ठीक है, बट बेस्ट कंडीशन होती है 45 डिग्री की, लेकिन मैक्स व्हीकल जो अकोमोडेट कर सकते हैं वो 90 डिग्री पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। और जो पार्किंग लेन की विड्थ होती है वो 3 मीटर होती है, शोल्डर जिस कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू अकोमोडेट व्हीकल्स होता है ना, तो उसमें जो मिनिमम विड्थ होती है जो 2 मीटर की होती है और 5 मीटर तक लेते हैं शोल्डर की जो विड्थ होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से पार्किंग लेन की 3 मीटर ले लेंगे। फिर ये ग्रीन चार्ट मॉडल है, इसे ना पढ़ें। देन ट्रैफिक सिग्नल साइंस के बारे में बात करते हैं। तीन तरीके के साइन होते हैं: रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इंफॉर्मेटरी साइन। ये कुछ उनकी स्पेसिफिकेशन है: डाया 60 सेंटीमीटर, हाइट है 2.8, ब्लैक मार्किंग है, वाइट बैकग्राउंड है, रेड बॉर्डर है। स्टॉप साइंस एंड गिव अवे साइंस जो होते हैं ये भी एक रेगुलेटरी साइंस है, जो जिनका शेप अलग होता है। स्टॉप साइंस का ऑक्टागोनल शेप होता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसे होता है। ठीक है, स्टॉप लिखा होता है। तो और एक होता है गिव अवे साइन, ये ट्रायंगल का उल्टा होता है। ठीक है, काफी बार इनके रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बना दिया गया है। ये रेगुलेटरी साइन है, मैंडेटरी साइन है, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो दिस साइंस। मतलब स्टॉप का साइन कहीं साइन लिखा है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वार्निंग साइंस होते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि जैसे फॉर द सेफ्टी पर्पस। ठीक है, ब्लैक मार्किंग्स, ट्रायंगल होता है या फिर डायमंड शेप होता है, रेड बॉर्डर होती है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है। फिर इंफॉर्मेटरी साइन, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, व्हाइट लेटर ग्रीन पीजी एंड व्हाइट लेटर से लिखा होता है। फिर ट्रैफिक इंटरसेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ये टेबल है। ठीक है, तो टू लेन टू वे ट्रैफिक में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं वो 16 होते हैं, माइनर होते हैं 8। एंड वन वे टू लेन, एक वन वे है एक टू वे है,
तो उसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो 7 होते हैं, और माइनर जो होते हैं वो 4 होते हैं। और बोथ वन वे होंगे तो 4 होंगे और 2 होंगे, ठीक है। तो टोटल जो होते हैं वो दोनों को प्लस करके आते हैं, तो ये हो गया 24, ये हो गया 11 एंड ये हो गया 6। और जो पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो 8 होते हैं हमेशा। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जैसे ये रोड है, ठीक है, एंड ये रोड है। तो ये ऐसे और ऐसे, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्रॉसिंग क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट, डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड वीविंग कॉन्फ्लिक्ट, ये 4 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फिर डिजाइन ऑफ रोटरी, रोटरी आपको पता होगा, जैसे ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये जो बीच में दी जाती है इसे रोटरी बोलते हैं, ठीक है। मैक्स ट्रैफिक ऑन रोटरी 3000 व्हीकल्स पर आवर, और मिनिमम ट्रैफिक वॉल्यूम जो रोड ट्रिप होता है वो 5,500 व्हीकल्स पर आवर होती है, ठीक है। और जब मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में रोड ट्रिप जो दी जाती है, तब दी जाती है जब इंटरसेक्टिंग ट्रैफिक 50% ऑफ द टोटल ट्रैफिक हो, और राइट मूविंग ट्रैफिक जो हो वो 30% ऑफ द टोटल ट्रैफिक होता है, रोड ट्रिप दे देनी चाहिए। मतलब इंटरसेक्टिंग ट्रैफिक 50% हो और राइट मूविंग ट्रैफिक 30% हो। फिर रोटरी बिकम्स नो यूज व्हेन 5,000 व्हीकल से ज्यादा हो जाए ना, तो रोटरी काम करना बंद हो जाता है। मतलब उसका जो काम होता है टू डाइवर्ज एंड कन्वर्ज द ट्रैफिक, उसकी वो कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। और जो डिजाइन स्पीड होती है रोटरी पे वो 40 होती है एंड 30 होती है। 30 होती है अर्बन में, 40 होती है रूरल में। रूरल में एक ज्यादा है इसलिए क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन उतनी हार्श नहीं होती इसलिए। फिर सर्कुलर शेप प्रेफर किया जाता है, ये तो सबको ही पता होगा। फिर रोटी का जो सुपर एलिवेशन होता है वो कैम्बर के बराबर दिया जाता है, और ये काफी बार पूछा गया, एग्जिट रेडियस इक्वल टू 1.5 से लेकर 2% ऑफ 1.5 इंटू 2 इंटू एंट्री ऑफ रेडियस। और रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड 1.33 इंटू एंट्री ऑफ रेडियस। और विथ ऑफ रोटरी ली जाती है 7 मीटर इन अर्बन एंड 6.5 मीटर इन रूरल, 2 लेन रोड में। फिर आइडियल जो एंट्री का एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है एग्जिट का। देखिए क्या होता है कि ये रोटरी है तो ऐसे दिया जाता है जैसे, तो क्या होता है, इसका रेडियस कम दिया रख, मतलब गाड़ी कम घुसे और इजीली निकल जाए, ये कंडीशंस पे बनाई जाती है रोटरी, ठीक। फिर वीविंग रेशियो का फॉर्मूला ये होता है। जनरली आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपको दिया जाएगा वीविंग रेशियो, नहीं तो फॉर्मूला होता है वीविंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक। अगर फॉर्मूला पहचानने को आ जाए तो वीविंग ट्रैफिक अपॉन टोटल ट्रैफिक फॉर्मूला होता है। वीविंग लेंथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वीविंग विथ। ये फॉर्मूला ये कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। वीविंग लेंथ जो होती है वो ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ वीविंग विथ होती है। फिर ई की वैल्यू कैसे निकलती है, E1 + E2/2। और वीविंग विथ कैसे निकलती है, E +3.5। E1 है एंट्री रेडियस और एग्जिट रेडियस E2, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ये वीविंग विथ हो गए। रोटरी की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ये 280 W, 1 + E/W, 1 - P/3। P जो है वो वीविंग रेशियो है, वीविंग रेशियो कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वीविंग रेशियो है, और अपॉन 1 + W/L। फिर से बोलेंगे, 280 W, 1 + C/W, 1 - P/3, टोटल का अपॉन 1 + W/L। फिर प्योरिटी ऑफ बिटमन कैसे चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी से चेक करते हैं विद ट्राइक्लोरो इथाइलिन से। फ्लैशन 5.25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं पेंस्की मार्टिन एस्पेरेटस से, और इसकी जो वैल्यू रखी जाती है वो ग्रेटर देन 175 डिग्री रखी जाती है। फ्लैश एंड 5 पॉइंट आप जाने के होंगे कि कितने टेम्परेचर पे जो बिटुमेन है, मतलब वो जलने, मतलब जो रोड होती है वो जलने बिगड़ने लगती है, मतलब समझ गए होंगे आप फ्लैश एंड 5 पॉइंट से। एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, ये टेबल्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन रहे याद कर लें, स्ट्रिपिंग वैल्यू याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन, ठीक है। फ्लेकीनेस इंडेक्स ग्रेटर देन 15%, एलोंगेशन ग्रेटर देन 15%, वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% से कम होनी चाहिए, स्ट्रिपिंग वैल्यू 5% से ज्यादा होनी चाहिए। फिर ये टेबल है, याद रख लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। देन ये कुछ टेस्ट हैं। देन हाँ, यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज।
विस्कोसिटी, विस्कोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिक्नोमीटर से ग्रेड ऑफ बिटुमेन, पेनिट्रेशन टेस्ट से सॉफ्टनिंग पॉइंट चेक किया जाता है, रिंग एंड बॉल से डक्टिलिटी चेक किया जाता है, ब्रिकेट से। सबकी वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्नोमीटर की वैल्यू 1.01 से लेकर 1.03, पेनिट्रेशन इसकी 80 80 60 से 30 40 60 70 80 100 होगी। रिंग एंड बॉल की जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 35 से लेकर 70 डिग्री होती है, एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट नहीं, डक्टिलिटी टेस्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो लेस देन 50 आनी चाहिए। देन कट बैक विटामिन, ये कट बैक विटामिन है यहाँ पे, कट बैक विटामिन, ये ठीक है। कट बैक विटामिन क्या होता है? विटामिन होता है और प्लस कटर होता है। कटर क्या होता है? जैसे कौन कोई से लिक्विड होता है, जैसे गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब कटर कहलाते हैं। तो कट बैक विटामिन इसीलिए इसे कहते हैं। जो इसमें कटर यूज होता है वो मैंने बता ही दिया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैसोलीन, ये सब नफ्था। फिर तीन तरीके के कट बैक होते हैं: रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग। आरसी, एमसी और एससी बोलते हैं, ठीक है। जो रैपिड क्यूरिंग होती है उसमें नैप्था, गैसोलीन या फिर पेट्रोल यूज करते हैं। मीडियम क्यूरिंग में हैवी ऑयल्स यूज करते हैं जैसे डीजल, और स्लो क्यूरिंग में एनी लाइट ऑयल यूज कर लेते हैं। और जो मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग है इन्हें प्राइमरी के लिए यूज करते हैं। एक क्वेश्चन था एसएससीडी में, काफी बार पूछा गया था कि आरसी टू, एमसी टू और एससी टू है, इसमें जो टू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू रिप्रेजेंट विस्कोसिटी, और अगर जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेगी तो ग्रेड इंक्रीज होता जाएगा। फिर ग्रेड 30 40 इज यूज फॉर हॉट क्लाइमेट, एंड ग्रेड 80 100 जो है फॉर कोल्ड क्लाइमेट यूज होता है। फिर ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये किसी को पेपर में पूछा गया था। ये लेवल क्रॉसिंग है, ये ब्रिज कैरिंग रेलवे ओवर रोड है, बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन ये नीचे लिखी है, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था, आगे भी आ सकता है। फिर पेमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पेमेंट ऐसे होता है, ऊपर से सरफेस को नीचे से शुरू करते हैं: सब ग्रेड, सब बेस, बेस, बाइंडर एंड बाइंडर कोर्स। सबसे ऊपर लगता है सील कोड, फिर उसके नीचे टैग कोड, फिर उसके नीचे होता है प्राइम कोड। सबकी जो डेप्थ है, मतलब थिकनेस है, वो लिखिए: 150 से 300 mm, 100 से 300, 100 से 300, 50 से 100 एंड 25 से 50 mm। अप्रॉक्स याद कर लें: 150 से 300, ठीक है, 100 से 300, 100 से 300 एंड 50 से 100 एंड 25 से 50, ऐसे अप्रॉक्स याद कर लेंगे, बात बन जाएगी। फिर टायर प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर, रिजिडिटी फैक्टर पे काफी क्वेश्चन आया है। कॉन्टैक्ट प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है व्हील लोड ऑन व्हील अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रिंट। ये कॉन्टैक्ट प्रेशर, एरिया ऑन लो और एरिया ऑन व्हील अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रिंट, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, और टायर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजिडिटी फैक्टर, वो तो इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये रिसेंट में काफी क्वेश्चन पूछा गया था इस टेबल से कि टायर प्रेशर अगर 7 है तो कॉन्टैक्ट प्रेशर 7 होगा और रिजिडिटी फैक्टर 7 होगा। इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे इस फॉर्मूले में तो आंसर आ जाएगा कि कौन किससे बड़ा किससे छोटा है। ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। फिर फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बारे में बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है इसमें ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है लोड का, और रिजिड में लो स्लैब एक्शन से। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ नहीं होती है फ्लेक्सिबल में, और इसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है। फिर लो इनिशियल कॉस्ट एंड हाई मेंटेनेंस, हाई इनिशियल कॉस्ट बट लो मेंटेनेंस। जॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं फ्लेक्सिबल में, और बट रिजिड में एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दिए जाते हैं। सरफेस कोर्स, बेस सब बेस कोर्स, सब ग्रेड कोर्स काफी थिकनेस दी जाती है, बट जो कंक्रीट स्लैब्स होती हैं उसमें कंक्रीट स्लैब होती है, बेस कोर्स होता है, सब ग्रेड कोर्स होता है। डिफॉर्मेशन इन टॉप लेयर्स ट्रांसफर टू अंडरलेड लेयर्स, मतलब जो ऊपर का डिफॉर्मेशन वो नीचे की लेयर में भी जाता है, बट जो रिजिड में होता है टॉप लेयर में जो डिफॉर्मेशन होता है वो ऊपर ही रह जाता है। फिर सूटेबल फॉर स्टेज कंस्ट्रक्शन, मतलब ये पहले बनाया फिर ये बनाया फिर ये बनाया ये बनाया, तो स्टेज कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, बट इट इज नॉट सूटेबल। कंक्रीट बनेगी तो एक बार में बनेगी। लेफ्ट लेस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड स्ट्रेस एंड इफेक्टेड, और रिजिड जो होता है वो इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। फिर एक्सेसिव डिफॉर्मेशन इन फाउंडेशन लेयर इज कॉल्ड सबग्रेस बेस कोर्स फेलियर। फिर फ्लेक्सिबल कंक्रीट जो होता है वो ग्रेवल, सैंड और फिलर 60 70 का यूज किया जाता है फ्लेक्सिबल कंक्रीट।
क्या ग्रेवल सैंड, और फिलर जो यूज करता है वो 60-70 का यूज करता है। फिर फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो डिजाइन होता है उसे कैसे डिजाइन करते हैं, एम्पेरिकल मेथड होता है, सेमी एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड में 4 मेथड आते हैं, जीआई, सीबीआर, बर्मिस्टर एंड स्टेबिलियोमीटर मेथड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। ट्रायक्सियल टेस्ट सेमी एम्पेरिकल मेथड है, और ये स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन पे काम करता है। थ्योरेटिकल मेथड जो है परमिस्टर मेथड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये वाला याद करें। इम्पोर्टेंट है कि एम्पेरिकल मेथड आप याद रखें। 4 मेथड होते हैं, जीआई, सीबीआर, स्टेबिलियोमीटर और मैक्लोड मेथड। बर्मिस्टर मैंने गलत बोल दिया था। जो बर्मिस्टर होता है वो थ्योरेटी मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन पे। जीआई मेथड से डिजाइन किया जाता है, जैसे कि ये मैंने बता रखा है, ठीक है। 0 पॉइंट इसका जो पहले फॉर्मूला कैसे याद रखें कि ए बी सी डी ए, 0.2 प्लस 0.01 प्लस 0.005 ऐसे याद रखेंगे, आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 40 और सी और डी की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, ठीक है। फिर बर्मिस्टर मेथड पे आते हैं। ये कैसे होता है, पी ए एफ 1.5 अपॉन ई एस। ई एस होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फ्लेक्सिबल में काम आता है। 1.18 पी ए एफ, ठीक है, अपॉन ई एस। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बर्मिस्टर मेथड होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे काम करता है, ठीक है। 1.18 पी ए एफ अपॉन ई एस, ठीक है। ये रिजिड के लिए पी ए एफ 1.5 अपॉन ई एस, ये काम आता है फ्लेक्सिबल में। पी है प्रेशर, ए है जो रेडियस होता है, और एफ जो है ये हमारा होता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। फिर डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट का डिजाइन करेंगे। मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू पी अपॉन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, जिसकी वैल्यू होती है 0.125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, मॉडुलस आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 तरीके के नाम है। मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एंड इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। आपको जैसे आपने पहली बार पढ़ा है तो आप बस ये सब पूरे नोट्स, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये और नाम याद कर लें। आप जाके पेपर देंगे तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ सिलेबस आप मेरे इससे नोट से कंप्लीट कर लेंगे। और इसका जो लिंक है, मतलब पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन, ये रिजिड पेवमेंट को डिजाइन करने में है यूज होता है। तो के इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा इक्वल टू पी अपॉन 0.125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पी यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर, जैसे कि बताया था, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है। ये जो वैल्यूज हैं याद रखिए तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर रिलेटिव स्टिफनेस, ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला पहचानने को आया था एसएससी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करेंगे, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ई एच क्यूब अपॉन के 1 माइनस म्यू स्क्वायर टोटल का 1/4 की पावर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ ये रिलेट आप रिलेटिव स्टिफनेस से याद रखिए, रिलेटिव स्टिफनेस ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला कौन सा था, मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन। फिर अगला जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिंग सेक्शन से आता है। रेजिस्टिंग सेक्शन कैसे होता है, फॉर्मूला होता है इसका √1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। ये कब होगा, जब ए अपॉन एच की वैल्यू लेस देन 1.72 से कम होगी। और जब 1 ए अपॉन एच की वैल्यू 1.72 से ज्यादा हो जाती है तो ए की बराबरी हो जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टिंग सेक्शन की वैल्यू। फिर आगे मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि ये मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। इट इज अ टेस्ट कि मैक्स लोड carried by a compact specimen
एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री टेम्परेचर पे कॉम्पैक्ट किया गया और मैक्सिमम जो लोड कैरी किया जा सकता है बाय द गिवन लोड वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है कि मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर मीडियम ट्रैफिक के लिए 545 से लेके 910 लेके चलते हैं और हैवी ट्रैफिक के लिए 910 से ज्यादा, 545 से 910, 910 से ज्यादा। फिर वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं? इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। डे एंड नाइट में जो वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में, उसकी वजह से वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। इट इज मैक्सिमम एट द इंटीरियर, intermediate at the edge and minimum at the corners. If the slab considered weightless, warping stress is equal to zero. ठीक है? Frictional stress is developed due to seasonal variation of temperature. Seasonal variation से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ये समर एंड विंटर कंडीशन से होते हैं। ठीक है, मैक्स एट द सेंटर एंड जीरो एट द एजेस। ठीक है, और कॉर्नर। फिर क्रिटिकल स्ट्रेसेस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं कि समर एंड मिड डे क्रिटिकल स्ट्रेस लोड प्लस वार्पिंग माइनस फ्रिक्शनल। देन एट द एज लोड स्ट्रेस एट द एज इज हायर देन द इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर पे जैसे ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे मोटी हुई और यहाँ पे पतली है रोड, तो क्या होता है जो लोडिंग कंडीशंस है वो मैक्सिमम एट द एजेस होता है एंड मिनिमम एट द सेंटर होते हैं, जो इस लोड स्ट्रेस होते हैं। फिर विंटर मिड डे जो होता है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें लोड होता है प्लस वार्पिंग होता है प्लस फ्रिक्शनल होता है। और मिडनाइट के लिए तो लोड और प्लस वार्पिंग होगा सर। और इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं सेंटर पे सबसे ज्यादा, फिर एजेस पे और फिर कॉर्नर इंटीरियर पे। फिर टेस्ट जो किए जाते हैं, सीबीआर टेस्ट किए जाते हैं, प्लेट बियरिंग टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, शेप टेस्ट, बिटुमेन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड फ्लोर टेस्ट। ये सारे टेस्ट हैं जो कि आप पढ़ लेंगे। सीबीआर टेस्ट होता है फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है, को सॉइल को चेक करने के लिए। प्लेट बियरिंग टेस्ट बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। कैपेबिलिटी चेक की जाती है सॉइल की। क्रशिंग टेस्ट, एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू चेक की जाती है। एब्रेशन हार्डनेस चेक की जाती है। इम्पैक्ट टफनेस चेक की जाती है। शेप से उसकी वर्केबिलिटी चेक की जाती है। बिटुमेन एडिशन से स्ट्रिपिंग वैल्यू चेक की जाती है। स्ट्रिपिंग वैल्यू कितनी होगी? 5% से ज्यादा। ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट से उसका ग्रेड चेक किया जाता है। फ्लो टेस्ट से उसकी विस्कोसिटी चेक की जाती है। विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन कैसे चेक की जाती है? ट्राइक्लोरोइथाइलिन से ये चेक की जाती है, सॉल्युबिलिटी से। ठीक है। फिर 85-25 ब्लोन बिटुमेन किस लिए यूज किया जाता है? मैस्टिक एल्फाट में यूज किया जाता है। MC70 कटबैक भी यूज किया जाता है प्राइम कोड में। फिर टास्क के ग्रेड होते हैं RT1, RT2, RT3, RT4, RT5। RT1 यूज होता है फॉर कोल्ड वेदर एंड हार्श क्लाइमेट। RT2 यूज होता है फॉर नॉर्मल क्लाइमेट। RT3 यूज होता है फॉर रिन्यूअल कोट। RT4 यूज होता है फॉर टारमेक्स मैकेडम के लिए और RT5 होता है ग्राउटिंग के लिए। फिर विस्कोसिटी के बेसिस पे बिटुमेन को डिवाइड किया गया है VG10, VG20, VG30, VG40। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड पेनिट्रेशन। ठीक है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 800 से 1600, 2400 एंड 3200। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी 250, 300, 350 एंड 400। सबकी वैल्यू आपको बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे पेपर में। और पेनिट्रेशन वैल्यू 80, 100, 60, 80, 50, 70, 40, 60। अप्रॉक्स अप्रॉक्स याद कर लीजिएगा। फिर फॉर बिटुमिनस पैच ड्यूरिंग रेनी सीजन बिटुमिनस इमल्शन यूज किया जाता है। जहाँ पे पानी ज्यादा पड़ता हो तो बिटुमिन इमल्शन यूज किया जाता है। फिर ये कुछ बिटुमिन कंटेंट है। मैस्टिक एल्फाल्ट एसफाल्ट में 7 से 10%, स्टोन एसफाल्ट में 20 से 40, रिफाइंड एसफाल्ट में 50 से 55, विटामिन इमल्शन में 40 से 70%। फिर डिजाइन ऑफ जॉइंट, दो तरीके के जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। जॉइंट से क्या होता है इससे जो वार्पिंग स्ट्रेस होते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके प्रोवाइड किए जाते हैं। जो ट्रांसफर जॉइंट है इसमें एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, वार्पिंग जॉइंट, कई तरीके के जॉइंट जो होते हैं वो सब ट्रांसवर्स जॉइंट्स आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल तो इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। जॉइंट है प्रोवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और जो गैप होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और दो जॉइंट के बीच का गैप होता है 140 सेंटीमीटर। ये रिसेंट क्वेश्चन में कई बार आया है। ठीक है।
फिर मैक्स स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट व्हेन डबल बार इज नॉट यूज, तो 4.5 मीटर जब डबल बार ना यूज हुई हो तो 4.5 मीटर का स्पेस रखते हैं। ठीक है, डबल बार क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर, एक तरीके का जॉइंट होता है जो लोड को क्या बोलते हैं, बांटने में हेल्प करता है, मतलब समझ गए होंगे आप। फिर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड टू टेक केयर द क्रैक्स ड्यू टू श्रिंकेज एंड वार्पिंग जॉइंट if longitudinal and transverse joints are provided, ठीक है, then warping stresses are released. Contraction in longitudinal joint act as a hinge where warping stresses are released. फिर expansion joint is a full depth joint and contraction joint is a half depth joint. बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में क्वेश्चन में आया था कि expansion joint एक फुल डेप्थ जॉइंट है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन एक हाफ डेप्थ जॉइंट है। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू हेयर पिन बेंड्स, अब हिल के बारे में कुछ बात करते हैं। हेयर पिन बेंड्स हिल्स में प्रोवाइड किया जाता है। ये जैसे ये रोड है, ठीक है, ये ऐसे प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ये जो होता है ना हेयर पिन बेंड होता है, ये 60 मीटर का होता है। ठीक है, और मिनिमम जो स्पीड होती है हिल पे वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। मिनिमम रेडियस होता है 14 मीटर का। मिनिमम लेंथ होती है ऑफ ट्रांजिशन का 15 मीटर की। ग्रेडियंट मैक्स प्रोवाइड किया जाता है 1 in 40 का, और मिनिमम प्रोवाइड किया जाता है 1 in 200 का, और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है 1 in 10 का। फिर लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस टू गाइड ड्राइवर अलोंग द प्रॉपर अलाइनमेंट, डेलिनेटर्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रात में जब आप चलते हैं तो आपकी जब हेडलाइट पड़ती है तो पेड़ वेड़ चमकने लगते हैं या रोड वोड चमकने लगती है, तो वो डेलिनेटर्स डिवाइसेस जो लगी होती है ना, कि रिफ्लेक्टर टाइप काम होते हैं, उन्हें डेलिनेटर्स कहते हैं। ठीक है, एज पर लेटेस्ट IRC गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल के पेमेंट बाय CBR मेथड, लोड पैरामीटर रिक्वायर्ड इज क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल इन MSA। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये याद करना, हैशटैग पॉइंट्स वाले इंपॉर्टेंट है, सारे याद करना। फिर विटामिन कंटेंट के बारे में और बात करते हैं कि विटामिन मैकेडम में 3 से 5%, विटामिन होता है डेंस विटामिन में 5 से 7%, विटामिन कॉन्क्रीट में 5 से 6, विटामिन मैस्टिक में 14 से 17%। फिर टाइप ऑफ डिफेक्ट्स एंड पेमेंट्स पढ़ते हैं। ये इतने सारे तरीके के होते हैं डिफेक्ट, बट जो मेन मेन है वो हम लोग पढ़ लेंगे। हेयरलाइन क्रैक होता है, शॉर्ट एंड फाइन क्रैक एट क्लोज इंटरवल ऑफ एलिगेटर। एलिगेटर रिसेंट में काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया। इंटरकनेक्टेड क्रैक होते हैं, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल ब्लॉक। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड। फिर एज क्रैकिंग, एज क्रैक क्या जाते हैं पैरेलल पेमेंट एज में। ठीक है, फिर श्रिंकेज क्रैक्स श्रिंकेज की वजह से हो जाता है। ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं और सीरीज ऑफ लार्ज ब्लॉक बना लेता है। एलिगेटर में स्मॉल ब्लॉक्स बनते हैं और श्रिंकेज क्रैक्स में लार्ज ब्लॉक बनते हैं। फिर रटिंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन इन व्हील ड्यू टू व्हील क्रैक, नहीं इन व्हील क्रैक, जब व्हील चलती है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिप्रेशन की वजह से रटिंग डेवलप हो जाती है। फिर शोविंग क्या होता है, लोकलाइज बल्जिंग ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, फिर स्लीपेज क्या होता है, शोविंग होता है, लुक बल्जिंग हो जाता है, सैंड कंडीशन, जैसे सैंड और पानी भर गया तो बल्जिंग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से उसे शोविंग बोलते हैं। फिर स्लीपेज, स्लीपेज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रेसेंट शेप्ड क्रैक्स, उसे स्लीपेज बोलते हैं। फिर स्ट्रिपिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ बिटुमिनस बिटुमिन एंड एग्रीगेट, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो इसे स्ट्रिपिंग बोलते हैं। रेवलिंग क्या होता है, बिटुमिन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है टू होल्ड द एग्रीगेट। ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट इज यूज इन मेन, इज द मेन कॉज। ठीक है, इसका मेन कॉज क्या है लेवलिंग का, कि ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करते हैं इसलिए। फिर ग्रेडिंग, प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग एंड स्मूथिंग द रोड सरफेस बाय स्क्रैपिंग, इसे ग्रेडिंग बोलते हैं। सरफेस को स्मूथ करने के लिए ग्रेडिंग की जाती है। फिर बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज टू डिजाइन फ्लेक्सिबल ओवरलेज ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिसेंट में SSC जे क्वेश्चन में आया था, विंकलमैन बीम मेथड किस लिए यूज किया जाता है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑन फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल ओवरलेज ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिर ये मैंने सेशन की शुरुआत में बताया था कि कौन सा पहले कौन सा बाद में आया है। तो रोमन सबसे पहले आया था, फिर ट्रेसेगेट आया था, फिर मेटकाफ आए थे, फिर टेलफोर्ड आए थे, फिर मैकेडम आए थे, फिर CBR, फिर मॉडिफाइड CBR। फिर बिटुमेन और टार के बीच में कोई डिफरेंस, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से CH4 CCl4 में, ये टॉल्यून में सॉल्युबल होता है, लेस टेम्परेचर सस्पेक्टेबल, और ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है टेम्परेचर से। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.02 से लेके 1.03 होती है और इसकी 1.20 होती है। कार्बन कंटेंट लेस होता है, कार्बन कंटेंट मोर होता है। फिर CBR मेथड के बारे में बात करेंगे। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करने के लिए होता है
तो और इसको चेक सॉइल की बियरिंग स्टेबिलिटी और बियरिंग रेशियो चेक बियरिंग चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है। सॉइल में भी शायद आप पढ़ें एम्पेरिकल टेस्ट होता है स्टैंडर्ड पिस्टन डाया 50 mm, मोल्ड ऑफ डाया 150 mm, पेनिट्रेशन 1.25 mm पर मिनट। फिर से बात करेंगे डाया पिस्टन का डाया 50 mm, लेंथ है 150 mm, नहीं लेंथ नहीं, पिस्टन का डाया 50 mm, मोल्ड का डाया 150 mm और पेनिट्रेशन जो रेट होता है वो 1.25 mm पर मिनट होता है। पेनिट्रेशन कंटिन्यू टिल 12.5 mm, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन कंटिन्यू किया जाता है अप टू 12.5 mm, पेनिट्रेशन का रेट 1.25 mm पर मिनट। फिर सीबीआर की वैल्यू एक 2.5 mm पे चेक की जाती है, एक 5 mm पे चेक की जाती है। ठीक है। ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, ये याद रखें कि 2.5 प्रेशर है 2.5 अपॉन 370 इंटू 100, और जब 5 mm पे चेक करेंगे तो प्रेशर 5.5 पे mm पे और अपॉन 2055, उसमें 1370 था, इसमें 2055 है। 2055 इंटू 100। ठीक है। फिर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैक्स ऑफ टू दोनों टेकेंगे आगे टेक करेंगे। आगे अगर क्वेश्चन होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। फिर सीबीआर मेथड 2.5 mm अगर ज़्यादा हुआ सीबीआर 5.5 mm पे, तो सीबीआर 2.5 mm की वैल्यू ले लेंगे। बट अगर 5 mm की ज़्यादा हुई तो फिर से दोबारा चेक करेंगे, और अगर 5 mm की दोबारा फिर से आई तो 5 mm वाली आंसर ही वैल्यू ले लेंगे। ठीक है। फिर कुछ आगे एग्रीगेट साइज इज लेस देन 0.6 ऑफ मीन डायमेंशन, तो फ्लेकी एग्रीगेट कहलाया जाता है। और एग्रीगेट का साइज अगर ग्रेटर देन 1.8 ऑफ मीन डायमेंशन, तो इसे इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाया जाता है। शेप टेस्ट इज डन ऑफ द एग्रीगेट फॉर द साइज ऑफ 6.3 mm तक हो, तब तक शेप टेस्ट चेक किया जा सकता है। तो फ्लेकी एग्रीगेट क्या कहा जाता है, जब एग्रीगेट का साइज लेस देन 0.6 ऑफ मीन डायमेंशन हो और एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन 1.8 ऑफ मीन डायमेंशन हो, तो उसे कहते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट। फिर विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन इज डिटरमाइंड बाय सेइबोल्ट एक होता है, या फिर विस्कोमीटर होता है, एफ्लेक्स विस्कोमीटर या फिर सेइबोल्ट फेरोल करके जो होता है उससे चेक करते हैं। फिर डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रायल मेथड होता है, वेबस्टर मेथड होता है, आरसी मेथड होता है। वेबस्टर मेथड का फॉर्मूला ये होता है, कभी पूछा नहीं गया बट पढ़ ले। फेस इंटरवल, ये कुछ मिसलेनियस पार्ट है, ये टाइम हेडवे जरूर पढ़ लें। टाइम हेडवे क्या होता है, जैसे ये व्हीकल है, ठीक है, इसका जो बोनट है और इसका और दूसरा व्हीकल इसका जो बोनट है, इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं स्पेस हेडवे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। और टाइम हेडवे क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को ये वाली व्हीकल और ये वाली व्हीकल जो है, ये वाली व्हीकल और ये वाली व्हीकल जितने टाइम में पार की हो उसे कहते हैं टाइम हेडवे। ठीक है। इससे एवरेज वैल्यू एवरेज स्पीड निकाली जाती है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं वो लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड इक्वल टू स्पेस हेडवे अपॉन मीन हेडवे, टाइम हेडवे, स्पेस अपॉन टाइम हेडवे। ठीक। इससे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकलता है। फिर पीएचएफ के बारे में बात करते हैं। पीक आवर फैक्टर, ये क्या होता है, टोटल आवरली वॉल्यूम अपॉन पीक आवरली वॉल्यूम इन 15 मिनट्स और इनटू 4 करेंगे। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.25 से लेके 1 तक के बीच में होती है। ठीक। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और न्यूमेरिकल, ये आप खुद समझ लेंगे, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये देख लीजिएगा। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल नया सब्जेक्ट लाएंगे, नया कुछ पढ़ेंगे, ऑटोकैड पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। फिर कल ऑटोकैड पढ़ते हैं, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर आर आर पी जे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।